नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, जैसा कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं राजनीति सिद्धांत और चिंतन, इसका अध्याय 5 लोकतंत्र। इसमें आज हमारा ये अंतिम वीडियो है, विकासशील देशों में लोकतंत्र की क्या स्थिति है। बच्चों, जैसा कि हमें पता है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रहे हैं काफी लंबे समय तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें आजादी मिली और इन देशों को अंग्रेजी, फ्रांसीसियों और डचों की सांप्रदायिक ताकत से भी काफी लोहा लेना पड़ा और अधिकांश विकासशील देशों का आरंभिक झुकाव हमेशा लोकतंत्र की ओर ही था। रूस में कम्युनिस्ट, रूस यानी सोवियत संघ में कम्युनिस्ट क्रांति यानी साम्यवादी क्रांति 1917 में आ चुकी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में कम्युनिस्ट सरकारों की स्थापना हो चुकी थी। इससे प्रभावित होकर कई एशियाई और अफ्रीकी देश समाजवाद के लक्ष्य की ओर आगे बढ़े और विकासशील देशों के लिए लोकतंत्र और समाजवाद ये दोनों व्यवस्थाएं नई थी, इसलिए शीघ्र ही वे लड़खड़ाने भी लगे और कई देशों में निरंकुश सरकारें स्थापित हो गई। अन्य कई देशों के शासकों ने लोकतंत्र की मनचाही व्याख्याएं प्रारंभ करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान की बात करें तो उन्होंने लोकतंत्र को एक निर्देशित लोकतंत्र में उनके रूप में परिभाषित किया और यह निर्देशित लोकतंत्र एक तरह से निरंकुश शासन का ही एक रूप था। लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता की वजह से बहुत से देशों में सैनिक तानाशाही भी कायम रही। बच्चों, हम विकासशील देशों में राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इन सभी की विशेषताओं को, इन लक्षणों को हम देखते हैं। सबसे पहले आता है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों में काफी लंबे समय तक अस्थिरता रही। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे दलों की अधिकता है, बहुदलीय पद्धति यहाँ पर है। लेकिन प्रारंभ में यदि हम देखें तो कुछ देशों में चमत्कारिक और विशेष रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों का नेतृत्व रहा। चमत्कारिक नेताओं में हम देखें तो नेहरू भारत में, और इंडोनेशिया में सुकार्नो, घाना में एनक्रुमा और बोइनी आइवरी कोस्ट में, तो ये अपने अपने देश की राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया इन्होंने, परंतु स्थायित्व जो है लंबे समय तक नहीं चला, ये अल्पकालिक ही रहा। भारत में अवश्य ही हम देख सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र आज भी विद्यमान है, पर एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में स्वस्थ लोकतंत्रीय परंपराओं का विकास नहीं हो पाया है। बच्चों, रजनी कोठारी जी का कहना है कि आजादी के बाद पहले 2 दशकों में भारत ने लोकतंत्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी, परंतु 1967 के बाद कांग्रेस हाईकमान में फूट पड़ गई और फलस्वरूप परिणाम यह हुआ बच्चों कि व्यक्तिगत संपर्कों पर आधारित गुटबंदी तेजी से बढ़ती चली गई और भारत के कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता कायम हो गई। 1970 के दशक में केंद्रीय सरकार दो सत्ता का केंद्रीकरण का दौर चला और 1975 में आपात स्थिति घोषणा कर दी गई और इसने लोकतंत्री संस्थाओं को हानि पहुंचाई। केंद्र ने सस्ते लोकप्रियतावाद का सहारा लिया और जनहित के नाम पर लोकतंत्र के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। 1989 में हम बात करें तो 1989 में भारत पहली बार यह नौबत आई कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। और 1999 की बात करें तो विपक्ष के अंतर्विरोधों और कलह के कारण 12वीं लोकसभा को भंग करना पड़ा। इसी प्रकार से हम देखें, मई 2004 में गठित 14वीं लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। बच्चों, राजनीतिक अस्थिरता और बहुमत नहीं मिल पाने पर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाने का जो दुष्परिणाम होता है वह यह होता है कि देश में कोई भी रचनात्मक कार्यक्रम नहीं हो पाता है। पाकिस्तान में 12 अक्टूबर 1999 को लोकतंत्री सरकार का तख्ता उलटकर जनरल मुशर्रफ स्वयं शासक बन बैठे थे और अक्टूबर 2001 में बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी और जब ये खालिदा जिया सत्ता में आई, अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं बढ़ी। 1 फरवरी 2005 को नेपाल के राजा ने प्रधानमंत्री के शेर बहादुर देउबा की सरकार को बर्खास्त कर दिया। देश में आपात स्थिति लागू की गई और सभी राजनीतिक गतिविधियां रद्द कर दी गई। नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र द्वारा ही राजनीतिक स्थिरता लाई जा सकी। विभाजक प्रवृत्तियों की बात करें बच्चों तो मजहब यानी धर्म, जाति, क्षेत्रवाद आदि का यहाँ इन विकासशील देशों में बाहुल्य है और इनके कारण बाहरी विभिन्नताएं जो हैं, बाहरी समस्याएं जो हैं, आंतरिक समस्याएं, बाहरी समस्याएं बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती हैं। विकासशील देशों में जाति, मजहब, भाषा, क्षेत्र और कबीलों के आधार पर बाहरी विभिन्नताएं मौजूद हैं जिन्हें पाटना या कम करना हमारे आसान काम नहीं है। साम्राज्यवादी ताकतों ने इन भेदभावों का खूब फायदा उठाया, खूब इनको उभारा भी और भारत में जातीय बंधन
बहुत ज्यादा मजबूत रहे और राजनीतिक दल नेता अपने चुनावी हितों को साधने के लिए जातीय तत्वों का उपयोग करते रहे हैं। भारतीय राजनीति के अध्येताओं, विशेषकर रजनी कोठारी, एम फ्रेंडा और माइनर विनर जैसे विद्वानों ने चुनाव अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया और सर्वेक्षणों से यह पता चला है बच्चों कि चुनावों के दौरान सभी प्रकार की विभाजक शक्तियां, मजहब, जाति, क्षेत्रवाद और यहाँ तक कि आपराधिक तत्व भी प्रभावी हो जाते हैं। और अतुल कोहली की मान्यता यह है कि भारतीय लोकतंत्र एक अच्छे अभिशासन, गुड गवर्नेंस की समस्या से ग्रस्त है और इसका मुख्य कारण यह है बच्चों कि लोकतंत्री संस्थाओं का ह्रास हो रहा है और हर वर्ग में मांगे बढ़ती जा रही हैं। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की विश्वसनीयता घटती जा रही है और पार्टियों में और अनुशासनहीनता देखने को मिलती है और किसी न किसी विषय को लेकर इन दलों में विवाद होते ही रहते हैं। इंडोनेशिया में 10 भाषाएं हैं, 16 बड़े प्रजातीय समूह हैं जिन्हें एथनिक ग्रुप भी कहा जाता है और मलेशिया में 3 राष्ट्रीय समुदायों के लोग रहते हैं, मलय, चीन, भारतीय और अधिकांश बड़े नेताओं के अनुयायी वे लोग होते हैं जो उनके अपने ही समुदाय के हों। इसमें कोई संदेह नहीं बच्चों कि जिन देशों में भारी भाषाई, मजहबी और क्षेत्रीय भिन्नताएं होती हैं वहां राष्ट्रीय एकता कायम करने का बहुत ही बड़ा मुश्किल काम होता है। और पाकिस्तान में 4 बड़े प्रजातीय समूह हैं, पंजाबी, पख्तून, सिंधी और बलूची, और इनके बीच कभी मेल मिलाप नहीं रहा। और भारत विभाजन के समय भारत छोड़कर पश्चिमी पाकिस्तान में बस जाने वाले लाखों लोग आज भी शरणार्थी यानी मुहाजिर बने हुए हैं और वे वहां की आबादी का अविभाज्य अंग नहीं बन पाए हैं बच्चों। देखें अब अगली समस्या देखें हम विकासशील देशों की वंशीय शासन को बनाए रखना। विकासशील देशों की राजनीति मुख्यतः परिवारवादी रही है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और अन्य कई देशों में हमने पीढ़ी दर पीढ़ी नेतृत्व को पलते देखा है और भारत में कोई भी राज्य वंशव्रत राजनीति, फैमिली ट्री पॉलिटिक्स से अछूता नहीं रहा है। भाई भतीजावाद भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग बन ही चुका है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसके नेता अपने बेटे, बेटियों और रिश्तेदारों को अपने दल के शीर्ष स्थान पर रखना चाहते हैं और वे राजवंशीय शासन को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रीय पार्टियां, जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का नाम आता है, किसी करिश्माई परिवार या व्यक्तित्व के छाते के बिना स्वयं को असहाय महसूस करती है। इसका परिणाम हम वर्तमान समय भी देख सकते हैं। इसे हम एक सुखद स्थिति नहीं कहेंगे। ये बात जनतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल है और समूची राजनीतिक सक्रियता एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। सामाजिक और आर्थिक विकास की धीमी गति को हम देखें बच्चों, इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास की तीव्र गति जातीय व मजहबी भेदभाव को कम कर सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। आर्थिक विकास की गति इतनी धीमी थी कि उसने संतोष की जगह असंतोष को जन्म दिया, जिससे विभाजक शक्तियों को प्रोत्साहन मिला और विकासशील देशों में आर्थिक विषमताएं काफी उग्र हो गई। इन देशों में अमीर और ज्यादा अमीर होते बनते चले गए और गरीब दिन प्रतिदिन ज्यादा निर्धन होते चले गए। यही वे बातें हैं जो सैनिक या असैनिक तानाशाही को जन्म देती हैं। अर्थात लोग दरिद्रता और पिछड़ेपन से छुटकारा चाहते हैं। इसके लिए वे तानाशाहों के आकर्षक नारों में आ जाते हैं और तानाशाही को हम गरीबी की समस्या का समाधान नहीं कह सकते। भारत की 1/4 जनसंख्या अभी भी गरीबी में रह रही है और इन लोगों को सुरक्षित पेयजल की उपलब्ध नहीं है। गरीबी, अस्वास्थ्य और बढ़ती हुई झोपड़पट्टियां, इन समस्याओं का समाधान भारत में अभी तक भी नहीं हो पाया है। बालिका शिशु के विरुद्ध भेदभाव आज तक जीवित है। बालिका भ्रूण हत्या को भी हम दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपरों में पढ़ सकते हैं और संवैधानिक सुरक्षा के बावजूद दलितों और अन्य वंचित वर्गों की अक्षमताओं उनकी प्रगति के मार्ग में बाधक बनी हुई है। इसलिए निचले वर्गों की हलचल दिखाई देती है। निचले वर्गों में हलचल दिखाई देती है। लाभान्वित समूहों और धनी व संपन्न वर्गों के हितों के बीच विवाद रहता है, परंतु ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 भारत के इतिहास में एक ऐसा फैसला है जिससे ग्रामवासियों के लिए उन्नति के लिए एक नया मार्ग खुल सकता है, खुला भी है। आवश्यकता इस बात की है बच्चों कि राज्य सरकारों में बैठे लोग, विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान और जिला पंचायतें इस योजना को ईमानदारी से लागू करें और केंद्रीय सरकार द्वारा भेजा हुआ पैसा बर्बाद न होने पाए।
निष्कर्ष रूप में बच्चों हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए हम कुछ इन विषयों को हम देख सकते हैं, जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को हम देख सकते हैं, बालिग मताधिकार यानी सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, स्वस्थ दलबंदी को हम देख सकते हैं, दबाव गुटों के कार्यों को करने की जो आजादी है उसको हम देख सकते हैं, और स्वाधीन न्यायपालिका यानी स्वतंत्र न्यायपालिका आदि लोकतंत्र की ये अनिवार्य शर्तें हैं जो यहाँ विकासशील देशों में हमें देखने को मिलती हैं, जिन्हें ये पूरा करते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों को कई ऐसे निर्णय लेने पड़े जो वास्तव में संसद या राज्य विधानमंडलों को लेने चाहिए थे। कारण यह रहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण संसद या विधानमंडल कठोर निर्णय लेने में अपने को असमर्थ पाए, और इसलिए न्यायपालिका की मर्यादा और उसकी स्वतंत्रता को कम करके हम नहीं आंक सकते हैं, जिसमें न्यायपालिका ने अपनी एक सहयोगी भूमिका का निर्वाह किया। दूसरा हम देख सकते हैं बच्चों, विकासशील देशों की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषण और भूख का शिकार है, और लोकतंत्र में लोगों की निष्ठा अभी तक इसलिए बनी रही है कि जब तक कि यह भरोसा रहेगा लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा उनका कल्याण संभव है। इसलिए उदारीकरण के बावजूद इन देशों में राज्य की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण बनी रही है। तीसरा हम देख सकते हैं बच्चों, विकासशील देशों के नागरिकों का दायित्व यह है कि वे केवल अधिकार व आराम के ही विषय में नहीं, अपने कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक हैं, और लोकतंत्र का सारा अनुशासन व आत्म संयम यही है कि हिंसा, तोड़फोड़ और अपराधी प्रवृत्ति से बचा जाए, और यह कर्तव्य जो है हमारे जो महान नागरिक हैं वो भली भांति जानते हैं और इसका पालन भी करते हैं। बच्चों अब बात आती है अध्याय के सार संक्षेप की, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमें आपको एक सार संक्षेप में आपको बता देते हैं संक्षिप्त रूप में। सबसे पहले हमने लोकतंत्र का अर्थ पढ़ा, जिसमें अब्राहम लिंकन ने कहा जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन कहा जाता है। लोकतंत्र के 4 पहलुओं की चर्चा की गई, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात आती है। दूसरी बात बच्चों, हमने लोकतंत्र के 2 रूपों की बात की, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रातिनिधिक लोकतंत्र, जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है यह छोटे क्षेत्रों में, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही स्थापित किया जा सकता है, और प्रातिनिधिक लोकतंत्र जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं, यह विकासशील देशों में और बड़े बड़े राज्यों में भी हमें देखने को मिलता है, और चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों का समय समय पर चुनाव किया जाता है। लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत हम देखें तो बच्चों, जे.एस. मिल ने उदारवादी लोकतंत्र सिद्धांत को एक आदर्श रूप प्रदान किया है। इसमें हॉबहाउस, लास्की, मैकाइवर भी उदार लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं, और इन्होंने उदार लोकतंत्र के जो गुण बताए हैं वो इस प्रकार से बताए: जनता स्वयं अपने भाग्य का निर्धारण करती है, अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, जनता शासन का आधार विवेक है न कि बल प्रयोग, और जनता का राजनीतिक शिक्षण संभव है। उदार लोकतंत्र की आलोचना इसलिए की जाती है बच्चों कि वे यहाँ पर अयोग्यता की पूजा की जाती है। और इसके साथ ही बच्चों, हमने उदार लोकतंत्र को और सफल बनाने के लिए भी हम आवश्यक क्या शर्तें हो सकती हैं इनका भी विश्लेषण किया। जैसे कुछ मूलभूत बातों पर सहमति जताई गई: नागरिकों का उच्च चरित्र होना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, स्वस्थ दलबंदी होनी चाहिए, प्रभावी विरोधी दल होना चाहिए, और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा। इन बातों को हमने लेकर सफल लोकतंत्र की शर्तों को हमने पढ़ा। इसके बाद बच्चों, हमने लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत पढ़ा, जिसे जनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है, और जनवादी लोकतंत्र का अर्थ साम्यवादी व्यवस्था ही है, और मार्क्सवादियों ने पश्चिम के उदार लोकतंत्र को बुर्जुआ लोकतंत्र की संज्ञा दी है। यह भी आपके ध्यान देने योग्य है बच्चों। मार्क्सवादियों के अनुसार साम्यवादी व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा, और उसे अपने कार्य के अनुसार ही वेतन मिलेगा। साम्यवादी देशों के संविधानों में नागरिकों को बहुत से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार भी प्रदान किए गए, और आलोचकों का कहना है बच्चों कि कम्युनिस्ट देशों में जनवादी लोकतंत्र की जड़ लोकतंत्र की आड़ में कुछ चतुर और चालाक लोगों का एकाधिकार शासन कायम हो गया है। चीन की शासन व्यवस्था में संसद की कोई खास भूमिका नहीं रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा वहां अन्य किसी दल का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत देखें हम, जो हमने अभी भी पढ़ा, जिसमें पेरेटो, मॉस्का, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था हमने कि पेरेटो, मॉस्का के अनुसार हर समाज में शासन की शक्ति कुछ विशिष्ट जनों या एक विशिष्ट वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है, और शासक वर्ग या सशक्त श्रेष्ठ जन यानी पावर एलीट इसे कहा जाता है। श्रेष्ठ जन के अंतर्गत ये व्यक्ति शामिल होते हैं जैसे सफल व्यापारी, बड़े औद्योगिक घरानों के मालिक, सैन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, इनको शामिल किया जाता है। ये व्यक्ति सत्ता पर एकाधिकार रखते हैं और सत्ता की नीतियों को प्रभावित करते हैं, और विशिष्ट वर्ग में आसानी से ये लोग प्रवेश नहीं करते हैं।
यह ठीक है। वास्तविक नीति का निर्धारण कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही करते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि ये लोकतांत्रिक है ही नहीं। उदार लोकतंत्री देशों में सत्ता के लिए खुली प्रतियोगिता देखने को मिलती है। लोकतंत्र का तकाजा यह है कि जनता चुनावों के माध्यम से थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद अपनी इच्छा या पसंद का परिचय दे सके। और इसका अर्थ यह नहीं कि शासन कार्य में हर समय जनता की सीधी भागीदारी रहे, इसलिए जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। अब बच्चों बात आती है विकासशील देशों में लोकतंत्र की स्थिति को। इसको हमने अभी पढ़ा और जैसे हमने विकासशील देशों की बात की, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें आजादी मिली, और इनमें यहाँ पर किस किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। हमें राजनीतिक अस्थिरता हमें देखने को मिलती है, विभाजक प्रवृत्तियां जिसमें मजहब, जाति आदि की भूमिका श्रेष्ठ रहती है, वंशीय शासन बनाए रखने का, और इन देशों की राजनीति पर मुख्य परिवारवादी रही है, और सामाजिक आर्थिक विकास की धीमी गति। इन विशेषताओं को हमने विकासशील देशों में के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने जाना। अब बच्चों बात आती है निष्कर्ष की। निष्कर्ष में हमने ये पढ़ा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वाधीन न्यायपालिका, ये हमें इन विकासशील लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है। कुपोषण और भूख से मुक्ति ही हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास के माध्यम से मिल सकती है, और नागरिकों का दायित्व है कि वे केवल अधिकारों के विषय में ही अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक रहते हैं, और इसी के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है सफल रूप से संचालित है। बच्चों यहाँ पे हम कुछ प्रश्न लेकर आते हैं। निबंधात्मक प्रश्न है बच्चों ये, इसमें लोकतंत्र की परिभाषा आपसे पूछी गई है, लोकतंत्र के गुण लक्षण आपसे पूछे गए हैं। इसी प्रकार से हम बात करें उदार लोकतंत्र के प्रमुख गुणों और दोष भी इसमें पूछे गए हैं। उदार लोकतंत्र की सफलता के लिए किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, और लोकतंत्र का जो अभिजनवादी सिद्धांत है, जिसे विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत भी कहते हैं, एलीट कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है, इसका विश्लेषण भी आपसे पूछा गया है। और लोकतंत्र का इसमें अथवा में भी बताया गया है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत पर एक निबंध लिखना है। बच्चों इन प्रश्नों को आप हल कीजिए, और कहीं किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए काफी सफल रहेगा, यह अध्याय आपको समझने में काफी आसानी होगी। तब तक अब नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो हमारा शुरू होगा 6th चैप्टर, उसके लिए तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।